7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे हमास ने इसराइल पर 3 डायरेक्शन से तकरीबन 5000 रॉकेट्स फायर की। इसके अलावा हमास के कुछ लोग समुद्र के रास्ते स्पीड बोट्स के जरिए भी इसराइल पहुंचे और वहां उतरते ही उन्होंने ओपन फायर शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमास के कुछ लोगों ने वो बॉल जो कि इसराइल ने हमास की मूवमेंट को रोकने के लिए लगाई उसे बुलडोजर्स के साथ तोड़ा और इसराइल में एंटर हो गया। अब 7 अक्टूबर को जो दुनिया ने देखा वो कोई कॉज नहीं था बल्कि वो एक इफेक्ट था उस जुल्म और बर्बरियत का जो कि इसराइल गजा के मुसलमानों पर पिछले 50 साल से कर रहा है। मिडिल ईस्ट का मसला जितना सीधा नजर आता है उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं। अब ज्यूज कौन लोग हैं, हमास क्या है, पीएलओ क्या है और आखिर क्यों इसराइल के लोग मुसलमानों पर इतने सालों से जुल्म कर रहे हैं, इस सब को हमने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया। ये वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले आपको इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 15th सेंचुरी से ऑनवर्ड ये जमीन जहाँ पे आज इसराइल और पैलेस्टीन है ये ओटोमन्स के कंट्रोल में रही है। ओटोमन्स मतलब सल्तनत उस्मानिया। उस टाइम पे यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जूस बहुत आराम से रहा करते थे और यहाँ रहने की एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जूस तीनों रिलीजन्स के लिए एक बहुत ही मुकद्दस जगह है। अब जो जूस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे वो तो बहुत आराम से रहते थे, लेकिन वो जूस जो कि यूरोप में रहते थे उनको आए दिन मुख्तलिफ तरह का टॉर्चर किया जाता था। और वो क्यों किया जाता था ये आप आगे चल के इसी वीडियो में खुद ही समझ जाएं। उसके कुछ सालों बाद थ्यूडर हर्जल जो कि एक जूइश जर्नलिस्ट था उसने कुछ दूसरे जूस के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड में एक जायनिस्ट कांग्रेस बुलाई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जूस एक अपना सेपरेट होमलैंड बनाएंगे जहां सारे जूस इकट्ठे मिलकर रह सकें। और उस कांग्रेस में ये फैसला हुआ कि ये होमलैंड वहां बनेगा जहां आज इसराइल और पैलेस्टीन है और इस पूरी मोशन का नाम जायनिज्म रखा गया। और इसी मोशन को पूरा करने के लिए 1896 में हर्जल उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से मिलने इस्तांबुल गया। हर्जल वहां 11 दिन रहा लेकिन सुल्तान को कन्विंस नहीं कर पाया। उसने सुल्तान को यहाँ तक ऑफर दी कि हम आपका सारा बैरूनी कर्जा अदा कर देंगे, आप सिर्फ हमें फलस्तीन पर रहने की इजाजत दे दें। अब उसका ये ख्याल था कि मैंने सुल्तान को इतनी बड़ी ऑफर कर दी है, सुल्तान तो इसे बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकते, लेकिन सुल्तान फिर भी नहीं माना। फिर जूस ने जब ये देखा कि सुल्तान किसी भी तरह की ऑफर नहीं मान रहे तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाना शुरू किया। उन्होंने फलस्तीन में मौजूद मुसलमान लैंडलॉर्ड से जमीनें खरीदना शुरू कर दी और अपने जूस को वहां माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इसी तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके पहले वहां फार्म्स, फिर कॉलोनीज और फिर टाउन सेंटर्स कायम करना शुरू कर दिए। और ये लोग वहां जाकर कुछ आराम से नहीं रह रहे थे बल्कि वो जगह जिससे ये लोग खरीदते थे वहां से सबसे पहले अरब्स को भगाते थे और वो अरब जो पहले इन खेतों में काम करते थे उन्हें भी इन्होंने फायर कर दिया। और वो टाउन्स और कॉलोनीज जो इन्होंने वहां बनाई वो ऑटोमन डिजाइन की बिल्कुल भी नहीं थी बल्कि वो यूरोपियन डिजाइन की थी। और इन लोगों की वहां बस्तियां और इनका रवैया देख के एक बात वाजिया थी कि ये लोग यहाँ रहने नहीं आए बल्कि यहाँ रूल करने आए। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग कर रही। और इस वॉर के दौरान ब्रिटेन ने पैलेस्टीन के मुसलमानों से ये कहा कि अगर आप इस वॉर में हमारा साथ देंगे तो हम आपको एक सेपरेट पैलेस्टीन कंट्री बना के देंगे। और जूस तो पहले ही ब्रिटेन के लाए थे तो ब्रिटेन ने उनके साथ भी एक प्रॉमिस कर दिया कि जंग जीतने के बाद उन्हें एक सेपरेट होमलैंड बना के देंगे जिसे इसराइल कहा जाएगा। और ब्रिटेन ने जूस को यह बाकायदा लिख के भी दे दिया जिसे बालफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन ने अरब्स और जूस दोनों को एक ही जमीन देने का वादा कर दिया। अगरचे उस टाइम पे जूस माइनॉरिटी में थे लेकिन वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा था और सबसे बढ़कर उनके पीछे सपोर्ट थी। ये सपोर्ट का वर्ड अपने ज़हन में रखिएगा क्योंकि इस वीडियो के पार्ट 2 में हम इसी सपोर्ट पे बात करेंगे। तो उस टाइम पे यानी कि 1920 में जूस ने अपनी एक जूइश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका मेन पर्पस जूइश सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो ब्रिटेन ने ये जमीन अरब या जूस को देने की बजाय खुद इस पे कब्जा कर लिया और इसे कहा कि ये एक ब्रिटिश मैंडेट है। अब एक तरफ तो उन्होंने इसे ब्रिटिश मैंडेट करार दिया लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जूस से ये कहा कि आप वहां माइग्रेट कर सकते हैं। और उस टाइम पे हिटलर भी ये मानता था कि ये लोग उनके बिलीव्स की मुखालफत करते हैं और उससे भी बढ़कर ये लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो इस वजह से उसने इनका जेनोसाइड शुरू कर दिया और उस टाइम पे इस जेनोसाइड से बचने के लिए ये सारे लोग फलस्तीन मूव कर गए। और क्योंकि ब्रिटेन ने इन्हें माइग्रेशन की इजाजत पहले ही दे दी थी तो इस वजह से इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस माइग्रेशन की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1918 में फलस्तीन में जूस सिर्फ 8% थे लेकिन 1947 में ये बढ़कर 33% तक जा पहुंचे। और उस टाइम पे वहां पे मौजूद फलस्तीन के लोग इन पे बहुत गुस्सा हुए क्योंकि ये लोग बिला वजह उनकी सरजमीन पे जाके आबाद हो रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया इन लोगों का फैसला यूनाइटेड नेशन करेगी। उस टाइम पे अरब्स का स्टांस ये था कि ये सरजमीन उनका घर है
और वो ये कभी भी नहीं चाहते कि लोग बाहर से आके यहाँ पे सेटल हों। और दूसरी तरफ ज्यूज ये कहते थे कि क्योंकि ब्रिटेन ने इसे नेशनल होम डिक्लेयर कर दिया है ज्यूज के लिए और हमें रहने के लिए कंट्री की भी जरूरत है, तो इस वजह से हम यहाँ आके आबाद हुए। फिर यूएन ने इन दोनों का स्टैंड सुनकर ये फैसला किया कि हम इस जमीन को 2 सेपरेट स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। यूएन ने ये कहा कि जहां मुस्लिम सेटलमेंट्स जैसे कि गाजा और वेस्ट बैंक ये पैलेस्टीन का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरी सारी जमीन उन्होंने इसराइल को दे दी। लेकिन जेरूशलम जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो जूस सब के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ यूएन के ही कंट्रोल में रहेगा। फलस्तीन ने ये फैसला कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनका ये मानना था कि पहले ये लोग हमारे घर में आके रहने लगे हैं और अब ये लोग इसे डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल ने इसे खुशी खुशी मान लिया क्योंकि इससे उनका मकसद कंप्लीट हो गया था, क्योंकि फलस्तीन इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो अगले ही दिन फलस्तीन ने इसराइल पे हमला कर दिया। अभी कोई प्रॉपर जंग नहीं थी बल्कि सिर्फ झड़पें ही हो रही। लेकिन फिर 4 मई 1948 को इसराइल ने ये कहा कि अब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और ये सुनते ही सारे अरब कंट्रीज फलस्तीन के सपोर्ट में आ गए और दूसरी तरफ पूरा वेस्ट इसराइल के सपोर्ट में आ गया। अरब कंट्रीज ने इसराइल पे अटैक कर दिया, लेकिन इसराइल के पास चूंकि वेस्ट कंट्रीज का सपोर्ट था तो वो आसानी से ये जंग जीत गया। और ये जंग जीतने के बाद उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन से भी ज्यादा एरिया पे कब्जा कर लिया और उस टाइम पे तकरीबन 0.75 मिलियन फलस्तीनियों को इन्होंने अपने घर से निकाल दिया, जिसे नकबा भी कहा जाता है। और यही वो कोर रीजन थी जिसकी वजह से इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सबसे बड़ा किरदार वेस्ट का है कि कैसे वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना के अपना मकसद पूरा करते हैं। दोस्तों, वेस्ट हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट के लिए इसराइल को सपोर्ट करता है कि एक ऐसा कंट्री जिसे बने हुए भी एक दिन भी नहीं हुआ, वो कैसे इतने सारे अरब कंट्रीज का एक साथ मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा 1967 और 73 में भी इन कंट्रीज के दरमियान जंगें हुई, लेकिन इसराइल ये जंगें हमेशा से जीता रहा क्योंकि उसके पीछे वेस्ट खड़ा था। फिर 1978 में इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन कुछ बेहतर हुए, इसकी वजह से इसराइल ने वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। दोस्तों, इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीन के लोगों का हुआ है और इसी के पेश नजर उन्होंने 1987 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हमास था। और इसे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस पूरे एरिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। इसराइल ने हमेशा से एक एंटी फलस्तीनी अप्रोच अपनाई जिसमें लोगों को मारना, उन्हें सप्रेस करना और उन्हें अपने ही घरों से बेदखल करना शामिल है। लेकिन जितना भी उन्होंने फलस्तीनियों को सप्रेस करने की कोशिश की है, फलस्तीन ने आगे से उतना ही रिटेलिएट किया है। दोस्तों, 1993 में इन दोनों स्टेट्स के दरमियान कुछ हालात बेहतर हुए और पीएलओ के लीडर और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर इस पॉइंट पे पहुंच गए कि अब 2 स्टेट्स बननी चाहिए और कुछ ही दिनों में वो एग्रीमेंट करने ही वाले थे कि इसी दौरान इसराइल के ही एक जू ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी, क्योंकि इसराइल ये कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ 2 सेपरेट स्टेट्स बने। दोस्तों, फलस्तीन जो कि वेस्ट बैंक और गाजा में डिवाइडेड है, यहाँ रहने वाले लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स भी बिल्कुल डिवाइडेड है। जैसे कि गाजा को हमास कंट्रोल करता है और वेस्ट बैंक पे अल फातह की हुकूमत है। वेस्ट बैंक इसराइल के अंडर रहना ही पसंद करता है और उन्होंने कभी भी इतना रिटेलिएट नहीं किया। और दूसरी तरफ गाजा है जहाँ हमास की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और उनका ये मकसद है कि इस पूरे एरिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। इसी वजह से यहाँ इसराइल ने 2005 से मुख्तलिफ तरह के बैन लगाए हैं, जैसे कि गाजा के बाहर एक फुल ब्लॉकेड लगाया गया है और वहाँ फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को भी लिमिटेड रखा गया है। और तब से लेके अब तक इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की झड़पें हमेशा से जारी रहती। पैलेस्टीन ये चाहता है कि उन्हें यूएन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग 2 स्टेट्स में डिवाइड किया जाए। अब फलस्तीन ये चाहता है कि उन्हें और इसराइल को यूएन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन इसराइल ने खुद वहां अपने लोगों को पैसे दे के इसलिए भेजा कि ये लोग वहां अपने नाम पे जमीनें खरीद सके और इसी वजह से गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में ही ज्यूज की भी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसराइल के पास ये बहाना है कि क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में ज्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें सेपरेट स्टेट नहीं बना सकते। वैसे दोस्तों, आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्यों इसराइल सारी दुनिया के मना करने के बावजूद भी गाजा पे बॉम्बिंग कर रहा है और दुनिया के तमाम कंट्रीज कैसे दूर खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।